वी आर इन्वेस्टर्स, यशस्वी भव, थ्रू विच वी सिंप्लीफाई योर फाइनेंसेस। तो जो आज का सब्जेक्ट है वो है ट्रांसमिशन अपॉर्चुनिटी। तो इंडिया की ट्रांसमिशन अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, उसमें कितना काम हुआ है, कितना काम बचा है, और हम जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, क्या वो स्पीड से जो टाइमलाइन है वो अचीव होने की संभावना बनती है कि नहीं बनती है, हमें और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ कुछ डेटा जो रिलीज हुए हैं लास्ट वीक में, म्यूचुअल फंड के डेटा, कुछ यूएस के अलग अलग कंट्री से ट्रेड डेफिसिट कितने चलते हैं, और क्या अभी उनका प्रोग्रेस है, ये कुछ तीन डेटा है। और लास्ट में हम जो रीसेंट मैक्रोज देखते हैं और इंडाइसिस पे उनका क्या इफेक्ट है, उन चीज को थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूं, और इस एनालिसिस के दौरान किसी भी पार्टिसिपेंट के द्वारा या मेरे द्वारा किसी भी एसेट का नाम लिया जाता है तो वो केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, वो कोई भी तरह से बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें, और अपनी तरफ से भी अपना ड्यू डिलीजेंस करें। तो सबसे पहले, जून का मंथ के खत्म होने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन डेटा का अपडेट आया। जब हम ट्रांसमिशन कहते हैं तो ट्रांसमिशन में मेनली ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों को हम एक साथ लेके चलेंगे। तो आप जब भी पावर मिनिस्ट्री की साइट पे जाएंगे भी, तो वहां भी ट्रांसमिशन रिपोर्ट में ही दोनों डेटा आपको मिलेगा। तो ये हमारे पास कंपेयर शीट है, जून 24 और जून 25। हालांकि हम इस बारे में बात कर चुके हैं, बट हम देखते हैं एग्जैक्टली फिगर, ताकि ध्यान रहे सबको। तो जून 24 में एक क्वार्टर में जो नंबर अचीव हुए थे वो हुए थे 10,260 MVA। इस बार जून क्वार्टर में अचीव हुए हैं 22,190 MVA। अब हम बात करें कि 765 kV, जिसमें कि बहुत ही कम कंपटीशन है, और 400 kV, उसमें भी कंपटीशन 765 से थोड़ा ज्यादा है, बट 230 टू 20 kV से कम है। यानी अगर हम देख के चलें तो 400 kV और 765 kV में कंपटीशन कम है, वहाँ पे जो कंपनीज हैं लिमिटेड हैं, और थोड़ा उसमें अलग एक्सपर्टाइज की जरूरत है। जबकि 230 टू 20 kV में बहुत सारे अनलिस्टेड, इवन समटाइम्स अनऑर्गेनाइज भी कुछ प्लेयर्स, रीजनल प्लेयर्स भी बहुत जगह पे अवेलेबल हैं। तो कंपटीशन जो है 230 टू 20 kV में ज़्यादा है, 400 kV में 230 टू 20 kV से कंपैरिजन में थोड़ा कम है, बट 765 से ज़्यादा होगा। तो ये एक चेन बनता है। तो अगर हम बात करें इस चीज़ को देखते हुए, तो हम ये मान सकते हैं कि 230 टू 20 kV से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर में कुछ अलग से एज है कंपनीज के पास, और वहाँ पे अगर हम बात करें कैपेसिटी की कमी है, और फिर वहाँ पे कंपटीशन भी कम है, और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स या लिस्टेड प्लेयर्स वहाँ कम है। तो पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के FY25 के पहले क्वार्टर में 765 kV केवल 1500 MV अचीव हुआ था। इस बार अचीव हुआ है 12,000 MVA। वहीं 400 kV 3790 MVA अचीव हुआ था, इस बार अचीव हुआ है 5085 MVA। और अगर हम 230 टू 20 kV, जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, उसकी बात करें, तो वहाँ कुछ खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। 4970 MVA अचीव हुआ था, इस बार 5105 MVA अचीव हुआ है। तो अगर हम इसकी तुलना करें, जो अभी क्वार्टर खत्म हुआ है, तो टारगेट जो दिया गया था वो था 48,185 MVA का, और एक्चुअली में अचीव हुआ 22,190 MVA। तो हम टारगेट के हिसाब से देखें तो ये तो नंबर जो है आधे से भी कम है, लेकिन अगर हम इसको पिछले साल से तुलना करें तो उसके दोगुने से ज्यादा है। थोड़ा इस पे एनालिसिस हम और आगे करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि पिछले साल जून 25 तक जो टारगेट था वो था 30,240 MVA का, लेकिन अचीव हुआ था पहले क्वार्टर में 10,260 MVA, जिसमें से 220 से 230 kVA से ज्यादा वाला जो अचीवमेंट था वो 51% था। फिर ग्रेजुअली जब सितंबर खत्म होता है, दिसंबर खत्म होता है, और जब आखिरी में जब पूरा साल खत्म होता है, तो हम क्या देखते हैं कि 220 टू 230 kVA से ऊपर वाला सेगमेंट जो है, यानी 400 kV और 765 kV में ज्यादा जंप देखने को मिलता है। तो जो नंबर्स अचीव हुए हैं उसके हिसाब से हम क्या देखते हैं कि 51% जो अचीव पहले क्वार्टर में हुआ था ज्यादा केवी वालों में, वो बढ़ के 63, फिर 70, फिर 71। तो लास्ट में मार्च 25 जो हम देख रहे हैं,
तो टोटल टारगेट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1,12,435 MVA, लेकिन कंप्लीट हुआ 86,433 MVA, जिसमें से 220-230 केवी से ऊपर वाले यानी 400 प्लस 765 केवी अचीव हुए थे 61,540, जो कि पूरे अचीवमेंट का 71% था। ठीक है, अब हम इस साल की बात करते हैं। तो इस साल का टारगेट है 197,617, 1,97,617। आप कंपेयर करें, पिछले साल का अचीवमेंट था 86,433, इस बार टारगेट रखा गया है 1,97,617, यानी ये 2.5 गुने के बराबर है या उससे ज्यादा भी है। ठीक है, लगभग 2.5 गुना आप मान सकते हैं, इतना हमने टारगेट लिया हुआ है। और पहले क्वार्टर का टारगेट था 48,185 MVA, अचीव हुआ है 22,190 MVA, जो कि जिसमें 17,085 ये हाई वोल्टेज वाले हैं, जो 77% है टोटल अचीवमेंट का। और एक्चुअल में हम टारगेट क्या सेट कर रखा है, आउट ऑफ 1,97,617 MVA, हमें 1,65,150 MVA हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स लगाने हैं, यानी 84% हमें उसी पे काम करना है। मतलब पूरा साफ है। आगे भी जो आने वाले, अभी मैं टारगेट भी डिस्कस करूंगा कि क्या है एनईपी के हिसाब से 2032 तक क्या टारगेट है। उसमें भी जो ज्यादा हमें एडिशन कर रहे हैं वो हाई वोल्टेज करने हैं, उसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। उस बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे कि उससे इंडस्ट्री का लैंडस्केप कैसे चेंज होता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि अभी का जो क्वार्टर जून 25 खत्म हुआ है, और सितंबर से ये तो बात एकदम बिल्कुल साफ साफ दिख रही है कि जून क्वार्टर से डबल अचीवमेंट है इस बार। और कौन से क्वार्टर के बराबर आ रहा है वो, तो सितंबर 25 से दिसंबर 25 वाला जो, मैं FY25 की बात कर रहा हूँ यहाँ। सितंबर 25 देख के आप सितंबर 25 ईयर नहीं मानिएगा, ये FY25 की बात है। तो ये एक्चुअली जो कैलेंडर ईयर होगा वहां पे सितंबर 24 एंड दिसंबर 24 होगा। तो सितंबर क्वार्टर एंड दिसंबर क्वार्टर के बीच का जो फर्क था, तो वहां पे लगभग आप देख लें कि अचीवमेंट हुआ था लगभग 22,000 MVA, और सिमिलरली 16,000 MVA हाई वोल्टेज में अचीव हुआ था। सिमिलर वैसा ही इस क्वार्टर में भी अचीव हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इस बार का जून क्वार्टर का जो अचीवमेंट है वो पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर के अचीवमेंट के बराबर दिख रहा है हमें। ऐसा हम अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है। अब जरा आते हैं कि पूरा टोटल टारगेट क्या है। तो अभी इंडिया की जो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है एज ऑफ नाउ, आज के दिन, जून क्वार्टर खत्म होने तक, वो है 13,59,703 MVA। ये कैपेसिटी अभी लगी हुई है। ठीक है, इसमें से 220-230 केवी, ये आउट ऑफ 13,59,000 केवल 4 लाख है। और इससे ऊपर यानी 400 और 765 केवी में 8,31,258 है, जो कि 61% है। और ये परसेंटेज और आगे जाके बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट 220-230 केवी जो है वो बहुत ही छोटे जगह पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, छोटा ट्रांसफार्मर से काम चल सकता है, वहां लगाएगी। उसका जो एक जनरल व्यू है या जनरल कंसेप्शन ये है कि हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर लगा के थोड़ा सा कवरेज हम अच्छा ले सकें और सस्टेनेबिलिटी हमारी ठीक रहे। तो ये 61% का नंबर जो अभी एज ऑन डेट है वो चेंज होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 70% पिछले साल अचीव किया हमने, 71%, और इस साल में टारगेट रखा हुआ हाई वोल्टेज में 84%। तो जो एनईपी है उसके हिसाब से हमें 12,70,000 MVA लगाना है FY23 से FY32 तक। और अभी जो 3 साल पूरे हुए, 23, 24 एंड 25 एंड 26 का फर्स्ट क्वार्टर, इसमें हमने कितने कैपेसिटी लगा ली, 2,55,253 MVA कैपेसिटी हमने लगा ली इस 3.25 साल में। अभी कितना बच गया, 10,14,747 MVA कैपेसिटी अभी बच गया, जिसमें से आप मान के चले कि मोर देन 80% हाई वोल्टेज में ही लगेगा। यानी दैट मीन्स कि 8 लाख MVA हाई वोल्टेज में लगेगा। अलग अलग कंपनी के हाई वोल्टेज की कैपेसिटी अलग अलग है। एज ऑफ नाउ जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में कुछ कंपनीज, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट उनकी एनुअल कैपेसिटी कितनी है ये हमें जानना चाहिए। उस कैपेसिटी से ये डिमांड हम कितनी पूरी कर पाएंगे ये देखना चाहिए। ठीक है, और उसको उस तरह से कंपेयर करना चाहिए।
तो यहाँ पे देखा कि जून 25 तक इंस्टॉल कैपेसिटी मोर देन 13 लाख MV है, और जिसमें 61% जो है वो हाई वोल्टेज का है, और अभी लेफ्ट ओवर बचता है 10 लाख MVA लगना है। और हम ये बात देखें कि पिछले साल कितना अचीव हुआ हाई वोल्टेज में, 61,000, और अभी करना कितना है, लगभग 8 लाख से ज्यादा। और कितने साल बचे हैं, तो FY26 अभी ये रनिंग है, FY32 तक, यानी 4 साल, और 2 साल वहां माने तो 6 साल। 6 साल में लगभग 8 लाख MVA अचीव करना है, केवल और केवल हाई वोल्टेज में। पिछले साल का अचीवमेंट नंबर है 61,000 MVA। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रन में हो रहा है। हालांकि हमने अगले साल का टारगेट रखा है 150 MVA। तो इस तरह से पूरा आप होलिस्टिकली इस चीज को देख सकते हैं कि कहाँ शॉर्टफॉल चल रहा है, कितनी कैपेसिटी की जरूरत है, कितने स्पीड से जरूरत है, और कौन कौन सी कंपनीज उसमें बेनिफिट हो सकती हैं। ये केवल डोमेस्टिक डिमांड है, और ये डिमांड में जो डेटा सेंटर या और भी कुछ अलग से जो चीजें आएंगी उभर के, वो नहीं है। हमने अपनी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कैसे बढ़ने वाली है, अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी, डोमेस्टिक पावर रिक्वायरमेंट कैसे बढ़, उस हिसाब से असेसमेंट किया गया है। अब हम इसके बाद आते हैं ट्रांसमिशन के अपडेट पे। ट्रांसमिशन के अपडेट को देखें तो सबसे पहले तो जो 765 kV का ट्रांसमिशन था उसमें पिछले साल कुछ भी एडिशन नहीं हुआ था। इस बार टोटल जो जून क्वार्टर में एडिशन हुआ है, अ, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जून 24 का है। जून 24 के क्वार्टर में पिछले साल 765 का कोई भी लाइन एडिशन नहीं हुई थी, और पिछले क्वार्टर में, जून क्वार्टर में 973 सर्किट किलोमीटर ऐड हुआ था। उसकी तुलना में इस बार 765 में 15 सर्किट किलोमीटर का काम हुआ है, और पूरे जून क्वार्टर में जो लाइन्स ऐड है वो है 1031 सर्किट किलोमीटर्स। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो लगभग लगभग नंबर्स यहाँ पे फ्लैट दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम टारगेट देखें तो टारगेट पिछले साल का रखा गया था 16,667 सर्किट किलोमीटर, और जबकि इसमें से अचीव हुए हैं लगभग लगभग इसके आधा। हम आगे के स्लाइड में देखेंगे कितना अचीव हुआ है। इस साल का टारगेट रखा हुआ है 24,400। तो जो अचीव्ड नंबर है उससे लगभग 3 टाइम्स कैपेसिटी हमने इस साल लगानी है। तो आगे हम देखते हैं। तो ये आप यहाँ सामने देख सकते हैं, 15,253 की कैपेसिटी हमने टारगेट की थी, और हमने कैपेसिटी लगाई कितनी, 8,830 सर्किट किलोमीटर हमने कैपेसिटी लगी, लगभग आधा लगाया। और हमने अगले साल क्या टारगेट कर रखा है, 24,000। लगभग लगभग 3 गुना हमने टारगेट कर रखा है। पिछले साल भी जो स्टार्ट हुआ था ऐसे ही स्लो स्टार्ट हुआ था। पहले जो क्वार्टर का टारगेट था उससे बहुत ही पीछे रह गए थे हम। फिर बाद में हमने थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश की, लेकिन जो पहले क्वार्टर में जो डेफिसिट हमने बना लिया था उसको हम कवर नहीं कर पाए, और आगे भी हम थोड़ा बहुत डेफिसिट बनाते बनाते लगभग आधा ही अचीव कर पाए थे। इस साल का जो टारगेट रखा गया है, आप यहाँ देखें कि अप टू मार्च अचीवमेंट है 8830। टारगेट यहाँ पे है 24,400 सर्किट किलोमीटर। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स टारगेट रखा गया है, जिसमें से केवल अचीव हुआ है अभी, आप कह लें कि 7 से 8% अचीव हुआ है। 1031 सर्किट किलोमीटर अचीव हुआ है। ये तो केवल इस साल का टारगेट है। अभी हम बात करते हैं कि एनईपी के हिसाब से क्या रहेगा। और अगर हम देखें कि जून FY25 का जो क्वार्टर था उसमें जो अचीवमेंट हुआ था वो लगभग लगभग सेम जो जून FY26 है उस क्वार्टर के बराबर ही अचीवमेंट हुआ है। तो आपको रिजल्ट जो है कंपनीज के वो फ्लैट दिख सकते हैं। और सिंस की बहुत सारे कंपनीज ने कैपेसिटी लगा ली है, तो फिर वहां पे कंपटीशन दिख सकता है, तो वहां पे किसी किसी कंपनी में आपको डी ग्रोथ भी दिख सकता है। तो वो किसी भी तरह से पैनिक की स्थिति नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज इस साल ही बहुत ज्यादा है। इवन हम फर्दर अपॉर्चुनिटी साइज क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो इंस्टॉल कैपेसिटी एज ऑफ नाउ 4,95,405 सर्किट किलोमीटर है, और एनईपी के हिसाब से हमें ऐड करना है 1,91,000 क्यूबिक किलोमीटर FY23 से FY32 तक, जिसमें से हमने FY23 से Q1 FY26 तक 3.25 साल में हमने 38,689 सर्किट किलोमीटर हमने ऐड कर लिया। अब ये स्पीड हम देखें अगर, तो लगभग स्पीड निकल के आती है 12 से 13 हजार सर्किट किलोमीटर।
जो कि इनफ नहीं है अगले 6 साल में 1,52,311 सर्किट किलोमीटर को अचीव करने में। इवन पिछले साल केवल 8,000 ही हमने 8,800 के आसपास ही हमने अचीव किया था। इसीलिए कभी कभी जब आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो वहां ये भी देखने को मिलेगा कि हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है या हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं कि हम एनईपी 2032 को ठीक से पूरा कर पाएंगे। तो इस तरफ काफी स्पीड अप की जरूरत है। और ये सारी डिमांड केवल डोमेस्टिक डिमांड है, इसमें कोई भी एक्सपोर्ट डिमांड शामिल नहीं है। एक्सपोर्ट डिमांड में भी हमारी बहुत सारी कंपनीज, ट्रांसमिशन सेक्टर्स की कंपनीज काम कर रही हैं। और पूरे ग्लोबली जो है पावर की डिमांड है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अगले 5 साल में जो कैपेक्स करना है, तो कैपेक्स में जितना भी कैपेक्स करना है 850 बिलियन डॉलर्स आई थिंक, उसमें 38% पावर एंड ट्रांसमिशन के ऊपर खर्च करना है। आप अगर पावर ग्रिड, अगर एक फेयर आइडिया चाहिए तो पावर ग्रिड एक कंपनी है, नॉट रिकमेंडेशन। आप उसका पीपीटी पढ़ें तो वहां पे आपको दिखेगा कि कितना वो कैपेक्स कर रही है। इवन उन्होंने अपना कैपेक्स जो है इनहेंस कर दिया है जस्ट ड्यू टू पावर डिमांड को पूरा करने के लिए। अब जरा हम आते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कैसे कंट्री में रही है और हमने कितना पूरा किया, उसमें कितना शॉर्टफॉल रहा। तो हम क्या देखते हैं कि जो पीक डिमांड थी, पीक डिमांड जैसे 2003-4 से हम बात करें तो 84,574 की डिमांड थी। और उस टाइम पे जो डिमांड हम मेट कर पाते थे, मतलब हम जितना डिमांड दे पाते थे करके, वो 75,006, तो डेफिसिट रहा करता था हमेशा। ठीक है, ये जहां जहां माइनस के निशान दिख रहे हैं ये सारे निशान डेफिसिट के हैं, मतलब हम अपने पीक डिमांड को पूरा नहीं कर पाते थे। ये स्थिति कब तक थी? ये स्थिति थी लगभग लगभग आप कह लें कि मेजोरली 2014-15 तक ये सेम स्थिति थी कि हम लगभग अपने डोमेस्टिक डिमांड जो है उसको पूरा नहीं कर पाते थे। फिर वहां से ग्रेजुअली आप देखें 14-15 के बाद, 15-16 से आप देखें तो थोड़ा वहां पे काम होना शुरू होता है इलेक्ट्रिसिटी में। और आज के डेट में देखें तो लगभग जो हमारी पीक डिमांड है हम उस डिमांड को लगभग लगभग मेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मेगावाट में है, आप इसको गीगावाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये 235 गीगावाट हो जाएगा। 235 गीगावाट ही हमारी डिमांड है और लगभग हम पूरा कर रहे हैं, तो मेगावाट में ही लगभग डिमांड शॉर्टफॉल पड़ रहा है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने क्या देखा इसमें कि जो पहले डिमांड बढ़ती थी वो बढ़ती थी 4.9 CAGR से, पीक डिमांड। और पिछले एक दशक में जो डिमांड बढ़ी है वो लगभग 6% की CAGR से डिमांड बढ़ी है। और उसमें अगर हम देखें कि पीक डिमांड में आखिरी साल कि अगर हम देख लें तो 23-24 में अचानक से 15% की डिमांड आ गई थी। फिर वो हमने अचीव किया, तो अगले साल डिमांड थोड़ा मॉडरेट रहा। अब ये मॉडरेट डिमांड होता है कि इकोनॉमी थोड़ा सा भी स्लो डाउन होगा तो मतलब उसका आप साफ साफ इलेक्ट्रिसिटी पे भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें देखना है कि कोई कोई कंपनी कितनी ज्यादा ऑपरेट की है, तो ऑडिटर्स जो है, ठीक है, या जो जो भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, तो अगर देखना है कि हाँ ये प्लांट पे काम हो भी रहा था कि नहीं, तो प्लांट का बिजली का बिल चेक कर लेते हैं कि अगर बहुत मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी तो बिजली का बिल भी बढ़ा होगा। तो इस तरह से एक कॉरलेशन रहता है इसमें। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि पीक डिमांड जो हमारी है, वो पीक डिमांड हमारी जो पहले रिक्वायरमेंट थी उससे तेजी से बढ़ रही है। और चूंकि अभी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेज पे हैं और बाकी डेटा सेंटर और बहुत सारी चीजें अभी आने वाली हैं, तो ये पीक डिमांड जो है अभी आपको 235 गीगावाट के आसपास दिख रही है। ये लगभग लगभग अगले 5-6 साल में ये सेम डिमांड जो है 450 से 500 के बीच में गीगावाट आपको मिलेगी। ठीक है, और हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी उस टाइम पे लगभग 900 गीगावाट से ऊपर हो जाएगी, जो कि आज के डेट में इंस्टॉल कैपेसिटी लगभग लगभग 450 से 500 के बीच में इंस्टॉल कैपेसिटी है। तो पावर की डिमांड है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये टारगेट है, टारगेट बेस्ड काम कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहे और हम चूंकि डिमांड को पूरा ना कर पाए इसके चलते हम पीछे रह जाए। इसलिए साथ ही साथ सब चीजें हम लेके चल रहे हैं और उसके चलते ये डिमांड जनरेट हो रही है। इवन जो पुराने अभी तक हमने जो देखा इंस्टॉल कैपेसिटी है, इनमें से बहुत सारी इंस्टॉल कैपेसिटी जो है, इनमें से बहुत सारी चीजें रिप्लेसमेंट के लिए भी आएंगी। जो न्यू एडिशन करना हो तो करना ही है, जो लगे हुए हैं उनकी रिप्लेसमेंट के लिए भी चीजें इन्हीं कंपनीज के पास आएंगी। तो अपॉर्चुनिटी इस तरह की बनेगी। तो ये ट्रांसमिशन के बाद जरा हम आ जाते हैं ट्रेड डेफिसिट पे। तो ये जो कुछ मुख्य कंट्री हैं चाइना के अलावा यूएस के साथ जो उनका बिजनेस करती है, जिनके साथ यूएस का ट्रेड डिफिसिट है और इन कंट्री का
ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड सरप्लस आप सब लोग जानते होंगे। तो वियतनाम के साथ जितना ट्रेड डेफिसिट चला करता था, वो अचानक से देखे ऐसे एकदम नीचे की तरफ डाउन टर्न मार रहा है, यानी ये डेफिसिट और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? ये सिंपल सी बात है। ये ना, जो वियतनाम है, चाइना जो है, जैसे ही उस पर बैन लगता है तो ये इन सब रूट के तरफ, रूट इन सब रूट के थ्रू यूएस में अपना सामान सप्लाई करता है। ठीक है, तो इसी ट्रांसशिपिंग को रोकने के लिए आपने पढ़ा भी होगा कि वियतनाम पे यूएस ने 20% टैरिफ लगाया था, जबकि नहीं, नॉट चाइना की दैट। ट्रांसशिपिंग पे 40% का 40% का ट्रांसशिपिंग को रोकने के लिए, क्योंकि जैसे ही उस पर कुछ भी लगेगा वो अपने सस्ते सामान जो है किसी दूसरे रूट के थ्रू वहां से भेजना शुरू करते हैं। तो इसको कर्व करने के लिए ही वो ट्रांसशिपिंग, जब भी आप एक वर्ड पढ़ते हैं तो ये आता है। तो ये साफ साफ ग्राफ में आपको दिख रहा है कि मई 25 होते होते ट्रेड डिफिसिट और सीवियरली इनका बढ़ते जा रहा है, ड्यू टू चाइनीज जो एक्सपोर्ट है वो इनके थ्रू जा रहा है। तो इनका सामान भेज रहे हैं, तो और वो जो डिफिसिट है ज्यादा होते जा रहा है। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि वो ट्रांसशिपिंग का मतलब क्या होता है और इफेक्ट कैसे करता है बाकी चीजों पे। तो ये उनका रूट है यूएस में सामान पहुंचाने का, वियतनाम, मैक्सिको, ताइवान, थाईलैंड, ये इनके रूट्स हैं। अब जरा आते हैं म्यूचुअल फंड इनफ्लो पे। तो म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो था जून के महीने का, वो बहुत ही शानदार था। ठीक है, आप यहाँ पे देखें कि स्ट्रॉन्ग जून एमएफआई डेटा की टेकअवेज, मंथली एसआईपी क्रॉसेस 27,000 करोड़ फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब 27,000 एसआईपी इनफ्लो था इस साल में। ठीक है, और इसके अलावा आप कुछ जो लाइनें हैं, SMID schemes inflow seen 25 to 34% month on month increase inflow। SMID का मतलब है स्मॉल एंड मिड कैप्स। इसमें फ्लोज कितने बड़े हैं? 25 से 34% मंथ ऑन मंथ उसमें इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, लार्ज कैप में 36% का जंप है। इसके अलावा जो इसमें जो ध्यान देने वाली बात थी, ये तो हम एसआईपी इन्फ्लो की बात कर रहे हैं। एसआईपी इन्फ्लो इज सेपरेट थिंग, नेट इन्फ्लो इज सेपरेट थिंग। नेट इन्फ्लो एसआईपी प्लस लमसम सब कुछ मिला के, इन आउट सब कुछ देख के नेट नेट कितना इनफ्लो होगा उसको बोलते हैं। तो नेट इनफ्लो मंथ ऑन मंथ अचानक से 29,000 से 49,000 हो जाता है। 29,000 जो हुआ था वो नेट इनफ्लो घट रहा था, आप हम देख रहे थे ट्रेंड एक दो महीनों से, वो सीधा जंप हुआ। और एसआईपी इनफ्लो भी काफी बढ़िया रहा। इक्विटी इनफ्लो जो है आप देखें यहाँ पे 23,587 करोड़, और पिछले मंथ कितना रहा था? 19,000 के आसपास। टोटल एयूएम भी लगभग लगभग 2 लाख 2 हजार, 2 लाख एंड 20,000 के आसपास टोटल एयूएम भी बढ़ गया। इक्विटी एयूएम भी जो है आप यहाँ पे देखें, ये भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। टोटल एयूएम अलग हो जाएगा, इक्विटी एयूएम अलग हो जाएगा। टोटल एयूएम में इक्विटी भी आएगा, डेट भी आएगा, बहुत सारे फंड्स भी आ जाएंगे, बट इक्विटी में केवल इक्विटी आएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो 2,20,000 का जो जंप है, आप देखें यहीं पे 1,50,000 का जंप केवल इक्विटी के थ्रू आया है, बाकी और इंस्ट्रूमेंट में भी जंप आया होगा। ये हेडलाइन बनी थी उस टाइम पे, एसआईपी इनफ्लोज एज 27,269 करोड़ वर्सेस पिछले मंथ का यानी मई मंथ का इनफ्लो था 26,688। ये डेटा शो करने का साफ साफ मतलब है कि इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इज बैक नाउ। लोग नए अकाउंट खोल रहे होंगे, लमसम इन्वेस्ट कर रहे होंगे, एसआईपी इनफ्लो बहुत तगड़े तरीके से बढ़ रहा है। जो 25,000 26,000 के जोन में फंसा हुआ था, पिछले मंथ थोड़ा सा जंप आया, इस मंथ थोड़ा ठीक ठाक जंप आया है। और ये जो टाइम था वो बहुत ही टफ टाइम था, फिर भी इन्वेस्टर्स ने कॉन्फिडेंस काफी दिया है इस मार्केट को। जून में दो कंट्रीज के वार चल रहे थे, और उसके बाद भी जो एफआईआई का और डीआई का डेटा हम जो देख रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल कोरिलेशन वहां से दिखता, साफ साफ दिख रहा है आपको। तो इसी के चलते हम देख रहे हैं कि मार्केट ने इवन स्पाइट ऑफ खराब टाइम भी बाउंस बैक किया है। साफ साफ मतलब है कि इक्विटी ड्राइव्स ईच एंड एवरीथिंग। सेंटीमेंट चाहे जो भी हो, अगर मार्केट में पैसे आ रहे हैं, चाहे उस आने का वजह जो भी हो, चाहे मैक्रोस ठीक हो गए हो, चाहे आगे कुछ ठीक ठाक दिख रहा हो, अगर पैसे आएंगे और वो लगेंगे कंपनीज में, तो वहाँ लिक्विडिटी बढ़ेगी, ओनरशिप बढ़ेगी, तो प्राइस भी बढ़ेगा, और हेंस रिटर्न्स जो इन्वेस्टर्स के हैं वो भी बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि ये ग्रोथ जो बातें हो रही हैं वो कैसे है। तो ये कैपेक्स लेड ग्रोथ की बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपेक्स, ये ईयर ऑन ईयर, ये सेंटर का कैपेक्स है, ये स्टेट का कैपेक्स है। तो कैपेक्स कैसे कैसे हुआ है, तो ये थर्ड क्वार्टर FY24, फोर्थ क्वार्टर FY24, फिर ये FY25 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये FY26 का
फर्स्ट क्वार्टर स्टार मार्क का मतलब है केवल अप्रैल मई का ही डेटा है, ये जून का डेटा इसमें शामिल नहीं है। तो हमने क्या देखा कि थर्ड क्वार्टर FY24 यानी अभी से 1.5 साल पहले जो कैपेक्स था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक चल रहा था, ग्रोथ चल रही थी। अचानक से फर्स्ट क्वार्टर FY25, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्शन का क्वार्टर है। इलेक्शन क्वार्टर में 35% का डी ग्रोथ दिखा कैपेक्स में, यानी उसके पिछले साल जितना कैपेक्स किया होगा उस क्वार्टर में उससे 35% कम कैपेक्स किया। और उसके अगले महीने फिर वो रिवाइव भी ठीक से नहीं हो पाया। ठीक है, वो 10.3% का ही नंबर दिखा। तो इस जो दो क्वार्टर का जो कैपेक्स खराब हुआ उसके चलते इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को भी मिला हमें। ठीक है, हालांकि फिर अगले दो क्वार्टर में कोशिश की गई रिवाइवल की, कवर अप करने की कोशिश की गई, उसमें सफल भी हुए बट वो पूरी तरह से कवर अप हो नहीं पाया। और इस साल की शुरुआत जो है पहले 2 महीने में हमने काफी अच्छे से कर ली है, 54% का ग्रोथ है 2 महीने में ही। स्टेट कैपेक्स की बात करें तो सेम सिमिलर पैटर्न फॉलो हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर में डीग्रोथ देखने को मिला था कैपेक्स में, और उसके बाद से धीरे धीरे रिवाइव होके इस बार स्ट्रीट कैपेक्स भी जो है 27% पहले 2 महीने में देखने को मिला है। तो ये तो अगर हम कैपेक्स को ही ट्रैक करें तो किस एरिया में कैपेक्स कर रही है गवर्नमेंट, उस तरफ ही अगर हम अपना इंक्लिनेशन रखें, अपना इंटरेस्ट रखें, तो हम कुछ चीजें वहां से निकाल सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। लेकिन इसके उल्टा हो क्या रहा है, जो डेटा सामने है, ये एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस है इंडिविजुअल ट्रेडर्स का। FY22, 23, 24, 25, ये 4 साल का डेटा है। ठीक है, अब जरा पे यहाँ पे देखें लॉस मेकर्स कितने हैं यहाँ पे। तो FY22 में लॉस मेकर थे 90%, FY23, FY24, FY25 इन सब में लॉस मेकर्स हैं 91%। तो 90% जो आदमी है यहाँ पे लॉस कर रहे हैं ट्रेडिंग करके। ठीक है, और एवरेज लॉस पर पर्सन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1 लाख रुपए लगभग लगभग सब लोग, अब इसमें कोई 10,000 कर रहा होगा, कोई करोड़ में कर रहा होगा, बट लाख रुपए लोगों ने गंवाए हैं। ठीक है, पर हेड गंवाए हैं। और ये तो डेटा उतना रिफाइंड नहीं है, थोड़ा मैं रिफाइंड जाके बात करूं तो 91% लॉस करने का मतलब है कि 9% लोगों को गेन हुआ होगा। तो अगर उस 9% लोगों में गेन देखें, और अगर ये और 1 रुपए का गेन भी गेन है, फिर अगर वो इसने 1 रुपया कमा लिया, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, और ये ब्रोकरेज एडजस्टेड नहीं है, ये जस्ट P&L है, नॉर्मल P&L है। अगर ब्रोकरेज एडजस्ट कर देंगे तो डेटा और चेंज हो जाएगा। तो डेटा ये कहता है कि कम से कम अगर 9% लोगों ने प्रॉफिट किया होगा, तो 9% लोगों में अगर 1 लाख रुपए किसी ने पूरे साल में पैसे लगा के कमाए हो, उनकी संख्या देखें तो क्लोज टू 1%, क्लोज टू 1%। ठीक है, यानी अगर हम कहें कि 8,000 रुपए की मजदूरी करानी है महीने भर, ठीक है, उतने ही पैसे कमा के लाना है आपको दिन भर काम करके, मेंटल पीस खत्म करके अपना, तो वो भी 1%। तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेडिंग इज अ रेयर स्किल, बहुत ही रेयर स्किल। ठीक है, और वो आजकल एल्गो के साथ है। तो मैंने जेन स्ट्रीट का अभी जो सागा चल रहा है उसके चलते मैंने ये सोचा कि एक बार फिर से फ्लैश करूं। मैं बात करते रहता हूँ आगे बार बार, लेकिन फिर भी जस्ट टू से यू कि ये 4 साल की बात है। दिस इज 22, 23, 24, 25, दिस इज अ इनसेन बुल मार्केट। दिस ईयर्स हैज बीन इनसेन बुल मार्केट। ठीक है, और इसमें 91% लोगों ने लॉस किया है, और 99% लोगों ने कुछ सब्सटेंशियल गेन नहीं किया है इस मार्केट से। और ये वन वे मार्केट थी, उसके बाद ये हाल है। अभी का जो मार्केट है, अगर वैसी मार्केट थम जाती है तो ये संख्या और भी खराब हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल इन्वेस्टिंग वाले नहीं कर पाते आउट परफॉर्म, तो फिर ट्रेडिंग का तो कुछ कह ही नहीं सकते। और आजकल के जो हिसाब से चल रहा है कि आपने कैंडल देखा, आपने पैटर्न समझा, आप रात में सोए, कल कुछ और निकला, किसी ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, नीचे गैप डाउन खुल गया, आपका सारा एनालिसिस फेल हो गया। तो सिंपल सी बात है, कैपेक्स का टाइम चल रहा है, गवर्नमेंट कैपेक्स हो रहा है, प्राइवेट कैपेक्स हो रहा है, डिमांड रिवाइवल चल रहा है। गवर्नमेंट ने जो टैक्स ब्रैकेट है उसको ऊपर किया ताकि डिमांड पुश कर सके। ठीक है, PLI बहुत सारे सेक्टर्स में लेके आ रही है। तो बिल्कुल बहुत साफ सी बात है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के, फाइनेंशियलाइजेशन की तरफ हम मूव हो रहे हैं। उस टाइम पे दिमाग को एकदम कूल रख के और वेट ही करना है। जिसके पास पेशेंस है ना इस टाइम पे, और बोर जो नहीं हो रहा है, बोर अंदर से हो रही होगी पूरी, फिर बोर जो नहीं हो रहा है,
वही यहाँ पे विनर होगा। अब रिसेंट मैक्रो की बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम सितंबर से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें बदलाव नहीं है। और जो हमने लास्ट टाइम देखा था, तो जून में डॉलर इंडेक्स ने अपना एक नया लो बनाया 96.88 का, जो कि पिछले कई सालों में एक लो बना है। उसी रेंज के आसपास वो अभी ट्रेड कर रही है। क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा सा वहां पे डिमांड देखने को मिला, वहां पे 69.54 के टाइम, आज जब हम लास्ट मैंने डेटा लिया तब वो ट्रेड कर रहा था। हालांकि ओपेक जो है अपना प्रोडक्शन बढ़ाने वाला है शायद अगस्त के महीने से, तो फिर और ज्यादा सप्लाई आएगी, तो फिर क्रूड प्राइसेस और जाने के चांसेस नीचे रहेंगे। इन्फ्लेशन डेटा में कोई भी चेंज नहीं है। बॉन्ड यील्ड वही अपने 4.5 से नीचे वाले जोन में ट्रेड कर रहा है। गोल्ड थोड़ा सा नीचे जाने के बाद वापस वही पहुंचा है, कि थोड़ा सा एक कंसर्न है कि ट्रेड जो वार चल रहा है उसमें क्या किसको क्या मिलेगा। तो जो थोड़ा नीचे आना कोशिश कर रहा था, तो वहीं जाके स्टेबल हो रहा है 33,000 3300 से ऊपर, बट फिर भी अपने टॉप 35,500 से नीचे ही चल रहा है। निफ्टी ने इस वीक में थोड़ा करेक्शन दिया है, बहुत ही माइनर करेक्शन है। और निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 22.8 है। और आगे जो निफ्टी की ग्रोथ के चांसेस है वो पिछले साल की तुलना में ज्यादा अच्छी है, इसलिए मार्केट में कमेंट्री जो है पॉजिटिव लेवल पे हो रही है। अगर हम इंडाइसेस का रिएक्शन देखें, तो निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप 100, स्मॉल कैप 100 एंड माइक्रो कैप 250 सब ने निगेटिव पोस्ट किया है इस वीक में, और अपने ऑल टाइम हाई से अगर मेन इंडेक्स की बात करें तो 4 से 7% के बीच में सब ट्रेड कर रहे हैं। और ज्यादा करेक्टेड है निफ्टी नेक्स्ट 50, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन था। और अगर हम यूएस मार्केट की बात करें, तो फिर से वही नेस्डेक एंड एसएनपी 500 ने ऑल टाइम हाई बना के रखा हुआ है, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। डॉजन्स जो लगभग 1% के अंदर आ गया था, वो अब 2% करेक्टेड है। विद दिस आई फिनिश।